Hello everyone, welcome to the class, welcome to तथास्तु ICS. So आज है 26 जून. So today was really very special day क्योंकि तथास्तु का आज जो है बैचेस स्टार्ट हो गई हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फिलोसफी. सो फिलोसफी के अलावा जो हमारी बैचेस थी सो दोज हैव बीन स्टार्टेड एंड आज जो पहला क्लास था इट वाज ऑफ द एनसीईआरटी हिस्ट्री. सो वी हैव स्टार्टेड आर बैचेस. जैसे कि मैं आपको बोलती थी 26 जून को इट इज गोइंग टू स्टार्ट, सो इट हैज बीन स्टार्टेड. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट मेनी अदर कोर्सेज आल्सो. फिलोसफी ऑप्शनल बैच 23 जून से स्टार्ट हो चुकी है एंड एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 24 जून से स्टार्ट हो चुका है. फिलोसफी स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम दैट हैज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द 18 जून. ये सारे जो हैं अभी मतलब जितने भी हैं वो सारे रनिंग हो गए. स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ एनीवन इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज कोर्सेज तो आप तो ये तथास्तु.com tathastuics.com ये वेबसाइट पे जाकर के यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली कॉल दीज नंबर्स और इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली द एनसीईआरटी, हमको मैम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है. सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन the class. It is available. You just need to call in these numbers. आप जो है यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे. This is the address. If you are here in Delhi, you can visit. Definitely आप visit कर सकते हैं and you can get yourself enroll. एंड tathastuics.com वेबसाइट तो है ये, वहाँ से भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर द वंस विच वी आर प्रोवाइडिंग यू. हम जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू दी मोदीज विजिट. मोदी जी का जो विजिट है इजिप्ट में उससे रिलेटेड है यहाँ पे. सो मोदी सीसी इंक डील ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप जो है बहुत सारी डील्स हुई हैं उस चीज़ को लेकर के साइन किया गया है. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है विच यू नीड टू नो. सारी की सारी बस एक समरी टाइप में आपको बता दूंगी कुछ इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली बात है कि ये वहाँ पे गए हैं मोदी जी तो इनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम वहाँ पे हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ द नाइल ये इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट ऑनर है. इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट ऑनर है जो ये किसी को भी प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द नाइल. दिस हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर. ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है हमारे नरेंद्र मोदी उनको जो है ये दिया गया है. ओके so this was really very great and special gesture towards India. It's not just कि ये प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है. it is something which has been given to our country क्योंकि is representing ना, हमारे लीडर है वो. तो उनको कोई चीज़ उनको ऑनर मिलने का मतलब है दूसरी कंट्री में इंडियंस को ऑर्डर इंडियंस को जो है बेसिकली ऑनर मिलना. सो दिस इज रियली वेरी बिग डील. सो लॉट मेनी अग्रीमेंट हैज बीन साइंड स्ट्रेटेजिकली एंड वी विल बी नोइंग कि किस तरीके से. एंड ये सारे जो काम हुए हैं ये बेसिकली इसलिए हुआ है ताकि जो रिलेशनशिप है इजिप्ट एंड इंडिया का वो बेटर हो सके. जैसे कि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको कहा था कि इंडिया जो है वो इसका काफ़ी अच्छा पार्टनर है इजिप्ट का, लेकिन इजिप्ट की तरफ से उतना अच्छा जो है एक जो कहते नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत अच्छे से हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन सामने से वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है. राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर है. ठीक है ना. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयूज जो हैं उसको साइन किया गया है. एमओयूज कौन कौन से फील्ड में साइन करे गए हैं? एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एंटिकिटीज. इन सारी चीजों को लेकर के जो है साइन किया गया है. ठीक है, एमओयूज जो है वो साइन किए गए हैं. राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपटीशन लॉ आल्सो. सो कोलैबोरेट करके कोऑपरेट करके दे विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्लीन एनर्जी दैट इज द ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी दे विल बी फोकसिंग ऑन दैट जो कि ऑब्वियसली हॉट टॉपिक रहता है हमेशा से क्लाइमेट चेंज को लेकर के. सो ग्रीन एंड रिन्यूएबल कोलैबोरेशन विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि फ्यूचर में कोलैबोरेट करके these two countries will be working on. Discussion on multilateral cooperation. सो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को लेकर के भी बात हुआ है जैसे कि G20 की बात करें. राइट, तो ये एक तरीके से है यहाँ पे कि किस हिसाब से जो है हम मिल करके एट ह्यूज लेवल वी कैन वर्क टुगेदर. सो दैट हैज़ बीन डन. तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको मुझे यहाँ पे बोलना पड़े कि ऑल इन ऑल की क्या चीज़ है तो ऑर्डर ऑफ नाइल जो है एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हुआ है इस चीज़ को लेकर के. ओके
एंड ऐसा और कुछ कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ये अल हकीम जो है, दिस प्लेस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही विजिटेड ओवर देयर। ओके, ये विजिट किए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड अल हकीम। वो ये जो है ये एक हिस्टोरिक साइट है कायरो में। हिस्टोरिक साइट है कहाँ पर? ये कायरो में। लोकेशन इसका याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द अल हकीम, ये जगह है जहां पर कि मोदी जी जो है वो विजिट किए हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज़, उस चीज़ को लेकर के यू नीड टू रिमेंबर, राइट। इसके अलावा जो है ये इंडियन कम्युनिटी से उन्होंने बात करी है। इंडियन डायस्पोरा इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडियन डायस्पोराज आर द वन जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। वो हमारे जो है सबसे बड़े रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरीके से हमारा आईना दिखाते हैं दूसरे कंट्री में। वो जिस तरीके से रह रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियंस कैसे हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई द डायस्पोरास बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनका किस तरीके से वहाँ पे कंडक्ट है, वो सारी चीज़ें हमारे देश की तरफ एक व्यू बनाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो डायस्पोरा जो है वो कौन से लेवल पे है, कौन से पोजीशन पे है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। Okay, and apart from that he even visited the war cemetery as well. Okay, war cemetery जो है Commonwealth War Grave Cemetery, Heliopolis Commonwealth War Grave Cemetery, he went over there and he paid homage also over there. Okay, चल, now let's move on to the next topic. It is related to the BIS. BIS में जो है मैंने MCQs में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कर दी थी, लेकिन ये जो न्यूज़ है इस चीज़ को मैं कवर कर दी थी, लेकिन BIS के बारे में जो है एनालिसिस में आई हैवंट कवर्ड इट, राइट। सो यहाँ पे जो एवरीवन, अभी तो लास्ट टाइम आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सप्लेन्ड दिस इन दी MCQs सेक्शन, कि यहाँ पे जो है BIS ने एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है फॉर द एग्री बाई प्रोडक्ट यूटेंसिल्स विच आर रियली वेरी गुड फॉर आर एनवायरमेंट, फॉर हमारे हेल्थ के पर्पज से भी अच्छी है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं होता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनवायरमेंट के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। इट इज़ रियली वेरी गुड। सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्लास्टिक पोल्यूशन रिडक्शन, this will be helping in that, and conservation of natural resources and the circular economy will also be happening अगर हम जो है इस चीज़ को सही ढंग से implement कर पाते हैं तो। ओके, सो ये बायोडिग्रेडेबल, ये एग्री बाई प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि यूटेंसिल्स बने हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये बायोडिग्रेडेबल होंगे, राइट। सो बायोडिग्रेडेबल हैं। Utensils help conserve natural resources by utilizing agricultural byproducts that would otherwise go to the waste. So byproducts जो हैं वो generally ऐसे ही फेंक दिए, कोई काम नहीं हुआ उसका, राइट। बट यहाँ पे जो byproducts हैं उसका आपने इस्तेमाल किया, उसका जो है आपने यूटेंसिल बनाया, तो उससे पैसे भी आ रहे हैं, प्लस आप एनवायरमेंट को भी जो है वो प्रिजर्व कर रहे हो, उसको जो है बचा रहे हो। एंड प्रमोटिंग the use of these utensils, it will help in the circulation of the economy as well, circular economy as well, not that of the circulation. Okay, अभी यहाँ पे जो है कंज्यूमर वेलबींग एंड सेफ्टी, अगर यूटेंसिल्स जो है वो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से बने होंगे, सो डेफिनेटली वो फ्री होंगे फ्रॉम द हार्मफुल एडिटिव्स, ensuring द कंज्यूमर वेलबींग एंड दैट ऑफ द सेफ्टी। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग कि जो हम नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करते हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से वो एक्चुअली में अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि आपको थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना पड़ेगा एंड दैट्स इट, आप यू विल बी रियली वेरी, आपको जो है आपकी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होगी क्योंकि ऑयल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। बट उसमें जो टेफ्लॉन लगा हुआ है, उसमें जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे अच्छा तो आप जो है आयरन की कढ़ाई जो होती है उसको यूज़ करिए, उसके पैन्स यूज़ करिए। सो दोज आर क्वाइट बेटर, क्वाइट क्या, इट इज़ एक्चुअली बेटर फॉर योर हेल्थ रैदर देन यूजिंग दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई भी एडिटिव नहीं है, सो डेफिनेटली इट वोंट बी हार्मिंग आवर हेल्थ इन एनी वे। दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक यूटेंसिल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है ना। अगर जो है आप थोड़ा सा भी प्लास्टिक ले रहे हैं माउथ में, तो धीरे 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 लेते लेते इट विल फॉर्म अ काइंड ऑफ
एक तरीके से गोला बन जाएगा आपके पेट में, वो एक जगह पे जाकर के कलेक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ ओनली। कल को पता चला कि फिर ऑपरेशन करके वो सारी चीज़ें वो निकाले जा रहे हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेगा फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो फेंक दे रहे हैं, अभी उसी चीज़ का इस्तेमाल करके दे विल बी सेलिंग। ओके तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली ये क्रिएट कर रहे हैं। फार्मर्स क्या करेंगे, जो बाई प्रोडक्ट्स है इसको सेल कर देंगे, किसको, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा इस यूटेंसिल्स को, राइट। तो एक तरीके से वो रॉ प्रोडक्ट जो है, रॉ जो मटेरियल है, नॉट द प्रोडक्ट, ये जो रॉ मटेरियल है उसको वो दे रहे हैं, right, and beside that they and in exchange of that they are getting the money. So ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो जा रहा है। सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द रूरल डेवलपमेंट, ऑब्वियस बात है, इसमें ऐसा तो है नहीं कुछ जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। तो अगर इस तरीके की चीज होती है देन डेफिनेटली दिस विल बी सपोर्टिंग, okay, this will be supporting and this will be actually helpful for the sustainable agricultural practices and the farmers, if the farmers are doing this thing, selling all these things, then definitely वो उनके livelihood के लिए, उनके लिए भी better रहेगा। benefit to the manufacturers also, ओके मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी यूजफुल होगा। कैसे कि बहुत सारे लार्ज स्केल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया में, जो कि हु कैन बेसिकली कंट्रीब्यूट एक्टिवली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिसमें कि ये बायोडिग्रेडेबल कटलरी जो है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्सपैंड इन दैट। ओके तो जितना ज़्यादा उनको वहाँ से जो है रॉ मटेरियल मिलेगा एंड जिस हिसाब से अगर हम जो लोगों को एक तरीके से अवेयर कर पाए कि दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर क्वाइट बेटर फॉर योर हेल्थ, तो देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, वो उस चीज़ को परचेज करेंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग। अगर आप रबिश चीज़ भी जो है मार्केटिंग करते हो अच्छे से बेच, तो वो चीज़ बिक जाती है। सो हियर वी नीड टू हाईलाइट द पॉजिटिव पॉइंट्स, इसमें तो कुछ भी खराब चीज़ है नहीं, है ना। सो वी नीड टू हाईलाइट द पॉजिटिव पॉइंट्स ओवर हियर। सो इफ वी विल बी डूइंग दिस देन डेफिनेटली सप्लाई इंक्रीज होगा, तो मतलब डिमांड इंक्रीज होगा, सॉरी। तो जब डिमांड इंक्रीज होगा तो देन डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक ये बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी एंड ये जो मैन्युफैक्चरर्स है they will be benefited immensely from the standard as it establishes quality guidelines। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, तो कंज्यूमर्स को पता है कि इस टाइप की जो चीज़ अगर कोई सेल करता है इस स्टैंडर्ड की, तो दैट इज़ गुड। सो द कंज्यूमर विल बी डायरेक्टली गोइंग टू देम कि हाँ हमको ये कंपनी का जो है प्रोडक्ट चाहिए करके। सो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बिकॉज दे डोंट हैव टू प्रूव दिस थिंग, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, बिकॉज उनके पास जो है वो टैग है, ठीक है, वो IS मार्क है एंड इट प्रमोट्स द मार्केट फॉर बायोडिग्रेडेबल एग्री प्रोडक्ट्स, एग्री बाई प्रोडक्ट्स यूटेंसिल्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट आती है BIS, ओके तो BIS इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। ओके तो ये जो BIS है इट बेसिकली रिकॉग्नाइज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग and implementing the standards for the various products and that of the services। so इसका basically काम क्या रहता है, इसका काम ये रहता है कि फॉर्मुलेट करना कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, राइट, एंड देन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना, ओके उसको इम्प्लीमेंट भी करना उन स्टैंडर्ड्स को, किस चीज़ को लेकर के, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर के दे डू दैट, वी विल बी सीइंग दैट कि कौन सी चीज़ों को लेकर के। BIS को एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में, ओके अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986। ओके 1986 में ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड एज अ लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग इट्स ऑपरेशंस एज वेल। एक्ट के तौर पे तो लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे दे दिया गया इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर इज ओवर देयर इन दी दिल्ली, ओके न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट होता है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम करती है, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको एज सच याद रखना है, एक तो कि ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस, ओके, यू गॉट दिस थिंग, किस एक्ट के अंतर्गत जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर्स को बेसिकली जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है, बट ध्यान में रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, दिल्ली में ही तो है, ओके, न्यू दिल्ली में है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो यू नीड टू नो दिस थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ओके, सो प्रोवाइडिंग द thrust to standardization and the quality control। स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट को लेकर के इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है उस चीज पे खड़े होने उतरना चाहिए, राइट। सो वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल रहता है कि क्वालिटी इस हिसाब से इस चीज की रहनी चाहिए। सपोज यूटेंसिल की ही है तो इसमें इस टाइप के केमिकल्स इतने ही होने चाहिए या फिर उतने होने चाहिए, या फिर क्या लिमिटेशन है किस चीज की, क्या उसकी ड्यूरेबल, मतलब बहुत सारी चीजें बेसिकली होती है, वो सारी चीजें ये बताते हैं। Okay, harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of the goods, all these things happen। Okay, now activities क्या है इसकी, फॉर्मुलेशन करना, स्टैंडर्ड किस हिसाब के होंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन करना, हॉल मार्किंग होना, लैबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर द चेकिंग पर्पस एंड ऑल, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये कहाँ पे करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिसिटी, ये सारी चीजें जो है ये BIS हैंडल करती है। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द OMSS। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बेसिकली अभी हो चुका है, बीजेपी एंड कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में क्या लड़ाई चल रहा है, उससे हमको क्या ही करना है, ठीक है। हमको ये देखना है कि वो है क्या, ये OMSS एक्चुअली है क्या। इसमें FCI को लेकर के जिक्र है, ओके, यहाँ पे OMSS से रिलेटेड जिक्र है, दैट इज द ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो वी विल बी गेटिंग टू नो, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज दिस OMSS, ये एक्चुअली में है क्या। ओके, चलिए, सो OMSS क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। ये क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम है, राइट, एंड इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सेस स्टॉक ऑफ फूड हेल्ड बाय द FCI। FCI जो है, जो ये प्रोक्योरमेंट करती है, तो प्रोक्योरमेंट करते करते क्या पता कि वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोक्योर कर ली उसने, मतलब बहुत सारा ही, कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में हो गया, उसने प्रोक्योर कर लिया। तो FCI ने बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया एंड दैट बाय द स्टेट एजेंसीज ऑल्सो, देन दे विल बी सेलिंग दैट, उसको क्या करेंगे ये लोग, सेल करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, कि एक बार अगर किसी चीज की एक्सेस आपके पास हो गई, एक्सेस इन द सेंस वो वाला एक्सेस नहीं, इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है एक्सेस मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, वो वाला एक्सेस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वो जो चीज है सेल करना शुरू कर देते हैं कि वाई टू कीप इट एंड डेफिनेट, इसको जो है सड़ाओ एंड फेंको करना, तो इससे बेटर है कि उसको सेल आउट कर दो, ओके। राइट, अब एक बार हम जो फीचर्स देख लेते हैं OMSS के, ठीक है। वीकली ई ऑक्शंस, अगर पता चल गया FCI को कि अब उसने देखा कि भैया हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट हमने कर लिया, एक्सेस हो गया, तो क्या करेंगे, दे विल बी वीकली कंडक्टिंग द ई ऑक्शंस। ई ऑक्शंस करेंगे, जो भी सरप्लस स्टॉक हुआ है वीट और राइस का, वीकली ऑक्शन कर दिया जाएगा, ई ऑक्शन किया जाएगा, ठीक है, डिजिटलाइज कर दिया गया। रिजर्व प्राइस है, ठीक है, ये बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, ये फिक्स किया जाता है प्राइस की, इतने पे सेल होगा, वो प्राइस होती है फिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा।
यूनिफॉर्म प्राइसिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्टेट बोलेंगे भाई हमारी तरफ ज़्यादा है उसकी तरफ कम है, ये वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व प्राइसेस रिमेन्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, जो प्राइस फिक्स हो गई वो पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, वही सेम रहेगा। एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प इन द ईज ऑफ परचेज फ्रॉम एनी ऑफ द लोकेशन, यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनीवेयर। टाइमिंग ऑफ सेल, सेल जो है इसको कब किया जाता है, जब नो प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही हो, ओके। सो ड्यूरिंग नॉन प्रोक्योरमेंट पीरियड्स इन दी प्रोक्योरिंग स्टेट्स, वो स्टेट्स जहां से कि वो चीजें उठाते हैं, प्रोक्योर करते हैं, राइट। एफसीआई जो है उठाती है सामान, क्योंकि सरप्लस हो गया वहां से उन्होंने उठा लिया था, ठीक है। अब वो वाले स्टेट्स में तब ये लोग सेल करेंगे जब वहां पे प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है, नॉन प्रोक्योरमेंट पीरियड्स जो है उस टाइम पीरियड में। एंड वो स्टेट्स जहां से वो सामान नहीं उठाती है वहां पे ऑलरेडी जो है वो कमी रहती है, तो उस वाले टाइम में वो उस वाले जगहों पे, उस टाइप के स्टेट्स में वो थ्रू आउट द ईयर दे कीप ऑन प्रोक्योरिंग, सॉरी दे कीप ऑन सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ये OMS का ये जो पूरा सिस्टम है वो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर वहां पे होता रहता है, ओके। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नॉन प्रोक्योरिंग स्टेट्स में थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रोक्योरिंग स्टेट्स में व्हेन दे आर नॉट प्रोक्योरिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे विल बी डूइंग दिस थिंग। क्वांटम ऑफ सेल, अब सेल जो है वो कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सेल कितनी होनी चाहिए। सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड दैट ऑफ द डिमांड, कि कितनी एक्सेस है, कितनी अवेलेबिलिटी है एंड क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस फॉर द सरप्लस प्रोक्योरिंग स्टेट्स, अब वो स्टेट्स जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उनको सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वहां पे दे वोंट बी सेलिंग दिस थिंग, ठीक है। वहां पे इस टाइप की जो चीज है OMSS वाला सिस्टम वो नहीं होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, एनहांस्ड सप्लाई, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, ऑल्टरनेटिव सोर्स एंड रेवेन्यू जनरेशन। लेट्स सी, सो एनहांस्ड सप्लाई, OMSS के थ्रू जो है, जो ये ओपन मार्केट में इस तरीके से सेल हो रही है, इसकी वजह से फूड ग्रेन की जो सप्लाई है, एंड पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सीजन में, उन सीजन्स में जहां पर कि वो उनकी मात्रा कम हो गई है, दिस एक्चुअली हेल्प्स टू मॉडरेट द प्राइसेस, है ना। सपोज कि कोई सीजन है जिसमें कि राइस, जब राइस ग्रो नहीं हो रहा है एंड राइस का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा शूट करने का सिचुएशन दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर इस टाइप की चीज़ होती है तो प्राइस को वो मॉडरेट कर देगा, क्योंकि उसका जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई जो है वहाँ पर हो रही है इस पर्टिकुलर वे में, ओके। ना प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, अब वेस्टेज नहीं होगा क्योंकि इनके पास जो एक्सेस फूड ग्रेन है FCI के पास, दे विल बी गिविंग इट ऑफ, उसको जो क्या कर दिए, उसको दे दिए, मतलब सेल कर दिया करके। तो इससे क्या होगा कि जो भी चीजें इनके पास एक्सेस में थी एटलीस्ट वो खराब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं, वेस्टेज में नहीं जाएंगी, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर टारगेटिंग इन ऑर्डर टू सेल दिस थिंग। नेक्स्ट इज द ऑल्टरनेटिव सोर्स, ऑल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे ये बेसिकली काम करता है फॉर द बल्क कंज्यूमर्स, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड प्राइवेट पार्टीज ऑल्सो, जो कि इस चीज में पार्टिसिपेट करती हैं, हु आर कंज्यूमिंग इट, हु आर प्रोक्योरिंग इट एट हु आर बाइंग इट एट अ ह्यूज लेवल। नाउ द रेवेन्यू जनरेशन, ये एक तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। अब हमारे पास एक्सेस में कोई चीज थी, हमने उसको सेल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब चीजों को सेल किया तो उतना जो है पैसे भी तो आए ना, है ना। तो यहाँ पे FCI के लिए जो है ये एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन का काम कर रही है, ओके। नेक्स्ट इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द OMSS। अब चैलेंजेस जो है वो क्या यहाँ पर फेस कर रही है, लेट्स चेक दिस आउट। लो डिमांड, अब ये डिमांड ही है भैया लो है, तब क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हाई रिजर्व प्राइसेस सेट कर दी गई है FCI के द्वारा, लेकिन जो डिमांड है, अब ये इसकी वजह से जब प्राइसेस ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि डिमांड कम जाएगी, तो इस वजह से क्या होता है, ये डिमांड कम हो जाती है एंड दे सरपास द मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट में सपोज 1200 रुपये, ये 2400 मांगेंगे तो कहाँ से काम चलेगा, डेफिनेटली बात है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा
चैलेंजिंग पॉइंट है कि यहाँ पे इनको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है दैट दे आर नॉट सपोज टू सेल समथिंग एट अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मार्केट प्राइसेस। नेक्स्ट इज द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड क्वालिटी इश्यूज जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इशू क्रिएट करती है। okay, next is the limited impact on the market prices, and even if they are selling it off access जो है वो दे भी देते access of amount whatever they have, even if they are selling it then also this doesn't actually don't put in, और एक तरीके से कोई खास जो है इम्पैक्ट इनका मार्केट प्राइस पे देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज ऑल्सो देयर, because OMSS does not address underlying issues in food grain management। जो है फूड ग्रेन को मैनेज करने के पर्पज से दे आर नॉट एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सच एज द प्रोक्योरमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, दैट हाउ दे विल बी प्रोक्योरिंग एंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस। नाउ द वे फॉरवर्ड, ऑब्वियस सी बात है क्या है, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लो डिमांड रहेगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो सबसे पहले जो है रिजर्व प्राइस है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, सो दैट मोर नंबर ऑफ पीपल कुड कम एंड बाय दिस थिंग। अनदर इज द इम्प्रूव्ड द लॉजिस्टिक एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर अच्छा नहीं अनाज रहेगा देन हु विल बी बाइंग इट, नो वन, राइट। बस वही लोग बेचारे लोग खरीदेंगे जिनकी बहुत बुरी हालत है, okay, then they will only be doing this thing। diversification of product portfolio, अब यहाँ पे जो है सिर्फ दो ही चीज पे अटके हुए, थोड़ा और भी चीजें ऐड करें। कोऑर्डिनेशन विद द स्टेक होल्डर्स, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OMSS, ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर द अकाउंटेबिलिटी दे नीड टू इंक्लूड द स्टेक होल्डर्स जो कि इस चीज में इन्वॉल्व हैं। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज रिलेटेड टू रिटेल जाइंट हेल्प्स लिंक 8 लाख प्रोड्यूसर्स टू मार्केट फार्म ग्रुप्स सेप्टिकल, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से आपको कुछ नेम्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एक तरीके से आपको कुछ डेटा दिया जा रहा है विच यू कैन मेंशन इफ यू कुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो वो वाली चीज है यहाँ पे, एंड तभी याद कर सकते हैं जब आप इस चीज को रिवाइज करें। करंट अफेयर्स जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे दिमाग में घुसेगा नहीं, लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं, तो वो सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि टेक्नोसर्व जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो कि कॉफी फार्मर्स के साथ, आंध्र प्रदेश के कॉफी फार्मर्स के साथ काफी टाइम से काम कर रही थी, एंड दे हैव शोन दैट कि 500% जो है इनके रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, इनके रेवेन्यू शूट कर गई, इतना ज़्यादा इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है बिकॉज दे हैव हेल्प्ड देम, एंड इनके जो इंटरवेंशन की वजह से, इनके हेल्प की वजह से फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोडक्ट को ढंग से मैनेज कर पाए हैं, एंड इनको फार्मर्स क्रिएट एंड मैनेज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैनेज करने में, उसको जो है बेटर तरीके से चलाने में उन्होंने हेल्प करी है इन मेनी वेज, एंड हेंस इनकी जो रेवेन्यू है वो 500% इंक्रीज कर गई है, सो दैट इज रियली गुड नंबर। अनदर वन इज द ग्रीन, डिजिटल ग्रीन। डिजिटल ग्रीन जो है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो काजू के फार्मर्स हैं, कैशू फार्मर्स, उनके साथ मिलकर के काम किया, एंड दे आर सेइंग दैट कि इनका जो, इनके अप्रोच की वजह से, द वे दे हैव बिन वर्किंग, इसकी वजह से 13% इंक्रीज हो गया है, कैशू प्राइसेस जो हैं वो एक तरीके से इतनी इंक्रीज हो गई हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नेम यहाँ पर मेंशन हो रहा है, दैट इज प्रदान। प्रदान जो है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस बेसिकली हेल्प्स द विमेन फार्मर्स। ओके, विमेन का आ गया, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड फार्मर्स का है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे प्रदान जो है ये विमेन फार्मर्स को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू कट डाउन द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते हैं, बीच के लोग होते हैं, फार्मर से खरीदते हैं, उसके बाद जो है वो ज़्यादा मार्जिन में आगे की तरफ बेचते हैं। सपोज मेरे से 5 रुपये में, आई एम अ फार्मर, मेरे से 5 रुपये में कोई सामान खरीदे, एंड वही चीज़ जो है वो आगे उन्होंने 20 रुपये में बेच दी, फिर वो फर्दर जो है वो 25 और 30 रुपये में
या फिर 40 रुपीज़ में जो है वो सेल होता है कंज्यूमर्स को। सो जो मिडल मैन है उसी को ही कट ऑफ कर दिया, उसी को ही अगर हटा देंगे तो मैंने जो 5 रुपये के बजाय मैंने 10 रुपये में बेचा, एंड वो जो पर्सन है उसको 15 या फिर 15 या फिर 20 रुपीज़ 15 या 20 रुपये में बेचेगा कंज्यूमर को। सो इट इज़ अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर एवरीवन, फ्रॉम द कंज्यूमर, from the producer to the seller and to that of the consumer also. ओके तो ये इन्होंने बेसिकली वर्क किया है FPOs को प्रमोट करने के लिए, एंड दे हैव इन्वॉल्वड इन द सपोर्टिंग विमेन फार्मर्स एज वेल। वॉलमार्ट का कनेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वॉलमार्ट जो है ये ग्लोबल फार्म प्रोड्यूस एंड रिटेल जाइंट, ये क्या है वॉलमार्ट, ये एक ग्लोबल फार्म प्रोड्यूस एंड रिटेल जाइंट है जो कि बेसिकली फंड करता है प्रोजेक्ट्स जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट्स लाइक टेक्नोसर्व, डिजिटल ग्रीन एंड प्रदान जो है ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, वॉलमार्ट फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी को अंतर्गत इन द सेंस कि ये सभी को जो है एक तरीके से फंडिंग इन्हीं से ही मिल रही है। किससे मिल रही है, वॉलमार्ट से मिल रही है, वॉलमार्ट फाउंडेशन जो है इसके द्वारा मिल रही है। एंड वॉलमार्ट फंडिंग जो है ये एक तरीके से वर्क करता है इन ऑर्डर टू लिंक दी फार्मर्स, लिंक एक जो ना जाल बनाना, जो फार्मर्स को जो एक जगह से एक से जो है दूसरे से लिंक करने में, यहाँ पे नेटवर्क बनाने में जो है ये हेल्प करता है। एंड दिस पर्टिकुलर scheme this enhances the Walmart's capacity to enter the India's retail market in the future। तो एक तरीके से ये जो प्रदान है, टेक्नो सर्व है एंड ये डिजिटल ग्रीन जो है ये सभी के सभी फंडिंग किससे मिल रही है, इनको वॉलमार्ट से मिल रही है। एंड वॉलमार्ट फाउंडेशन जो इस तरीके से काम कर रहा है ताकि फार्मर्स को भी बेनिफिट हो, एंड लेटर ऑन वॉलमार्ट की एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी इन द फ्यूचर इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में जो है इनका अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्केल एंड द स्कोप ऑफ द FPO नेटवर्क। इस नेटवर्क से जो है क्या है, मतलब क्या स्केल है इसका, क्या जो है स्कोप है। तो ये जो नेटवर्क है इसको सपोर्ट करती है वॉलमार्ट, एंड इसमें कम से कम 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड 8 लाख फार्मर्स हैं। इंडिया के 9 स्टेट्स में से 8 लाख फार्मर्स इससे जो है वो जुड़े हुए हैं। 500 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से क्या है कि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके एक तरीके से तो शो तो कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मर्स कल्टिवेटिंग कॉफी, कैशू, मिंट, मैंगो, वेजिटेबल्स, व्हीट एंड मिलेट आर बीइंग प्रॉफिटेड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प, क्योंकि उनको FPO से जो है एक तरीके से लिंक किया जा रहा है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर क्या व्यू है, तो यहाँ पर जो फार्मर लॉबी है ये अभी भी जो ट्रेडिशनल मंडी सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा सपोर्ट, उसको जो है ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर जो है इनका ज़्यादा फेथ है, एज यू कैन से इनका जो है ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। एंड सम कोऑपरेटिव्स आर स्केप्टिकल ऑफ द वॉलमार्ट्स इन्वॉल्वमेंट। ऑब्वियसली बात है, एज आई टोल्ड यू कि इनकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी इन द फ्यूचर, राइट। फॉर दिस पर्टिकुलर केस मेनी पीपल आर वेरी मच स्केप्टिकल, उनको ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। Some farmer organizations view Walmart's step with the suspicion and fearing Walmart's involvement is primarily for the प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर जो इतनी बड़ी कंपनी, अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ सोच करके ही आ रहा होगा, बट एज ऑफ नाउ जो भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं उसके हिसाब से तो सारा विन विन सिचुएशन ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओके सो दैट इज द काइंड ऑफ सीन विच इज एज ऑफ नाउ देयर। वॉलमार्ट का पहला अगर कोई एक्सपीरियंस है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वॉलमार्ट हैज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रमोटिंग FPOs इन द सेंट्रल अमेरिका एंड दैट ऑफ द मेक्सिको। तो उन्होंने सिमिलर काम जो है सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में भी किया है, एंड इन्होंने कमिट किया, दे हैव कमिटेड सिग्निफिकेंट फंड्स टू सपोर्ट द FPOs ओवर हियर इन इंडिया। अभी जो इनिशियली इट एक्सीडेड $25 million टू इन्वेस्ट $39 million। 25 जो है पहले कमिट किए थे, उसके बाद $39 million जो है उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जो है इन्वेस्ट कर दिया है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रहण, तो इन्होंने जो है वॉलमार्ट की क्या मोटिव है,
इसके पीछे इनकी क्या सोच है, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पर किया है, इस चीज़ को लेकर के कि ये जो कर रहे हैं क्या वो सही है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, वॉलमार्ट का ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर हेल्पिंग टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। ओके, फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस बिहाइंड दिस थिंग। नेक्स्ट हमारा आता है, इट इज द रेडियो टेलीस्कोप्स प्रोबिंग स्पेस। ओके, तो रेडियो टेलीस्कोप्स जो है ये उसके बारे में है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप्स जो है वो एक बहुत ही असेंशियल टूल होता है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए देखने के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रेडियो टेलीस्कोप्स जो है ये बेसिकली यूज होते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द रेडियो वेव्स फ्रॉम द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो बाहर हमारे ब्रह्मांड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, तारे हैं एंड ऑल, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलीज होने वाले जो रेडियो वेव्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स जो है वो काम आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कलेक्ट द फेंट रेडियो वेव्स फ्रॉम द डीप स्पेस एंड एम्पलीफाई देम फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑल्सो। कि बहुत दूर से जो है रेडियो वेव्स भी अगर आती हैं तो ये इतने सेंसिटिव हैं कि उस चीज़ को, उन वेव्स को पकड़ लेते हैं एंड they can increase, they can amplify those things for the scientific study also, जो कि हम जनरली नहीं चीजें पकड़ पाते, बट दे आर डूइंग दिस थिंग। तो रेडियो वेव्स का बेसिकली आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा क्या काम है। Okay, you got an idea that what it actually works for, what it is about and all, right? Next चीज यहाँ पर आता है function and objects detected by the radio telescope। अभी तो हमने आपको बताया कि मोटा मोटा क्या चीज जो है ये काम करती है। रेडियो टेलीस्कोप जो है they detect the radio waves, नाम से ही पता चल रहा है, you don't have to apply your extra mind, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स, ठीक है, उसको डिटेक्ट करती है स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जो हैं वहां से। ओके, दे आर ग्राउंड बेस्ड, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर ग्राउंड बेस्ड एंड नॉट इन ऑर्बिट ड्यू टू देयर लार्ज साइज। वो ऑर्बिट में नहीं है घूम रहे, ठीक है, वो जमीन पे ही है बिकॉज उनका साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। एंड ये जो एंटीना की साइज है, ये जो डिश एंटीना की जो साइज है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ बीइंग ट्रैक्ड। तो कौन सा वेवलेंथ जो है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं उसी के बेसिस पे जो है ये रेडियो वेव्स की एंटीना है उसको बनाया जाता है। पैराबोलिक डिश एंटीनाज, जो ज्यादातर जो रेडियो टेलीस्कोप्स है वो पैराबोलिक डिश एंटीनाज होते हैं, जिस टाइप का अभी हमने देखा उस टाइप के शेप के रहते हैं ज्यादातर रेडियो टेलीस्कोप्स। ओके, The curved shape of the dish allows radio waves to bounce to a focal point। अब जैसे कि ये है, ठीक है, रेडियो वेव्स अगर डिटेक्ट होती हैं तो एक तरीके से इसकी वजह से ना ये बाउंस हो पाता है वहां पे, जो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कलेक्ट हो रहा है, एकदम सिंपल वर्ड में कि इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे आई हैं तो ये यहीं पे कलेक्ट हो रही है, बाउंस होकर के वहीं पे ही वो जो कलेक्ट हो जा रही हैं टू अ फोकल पॉइंट वेयर अ रिसीवर कलेक्ट्स देम। वहां पे जो है वो रिसीवर उसको कलेक्ट कर लेती है। डिश एंटीनास कैन कलेक्ट मल्टीपल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली। जो डिश एंटीनास होती हैं बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ जो है उसको कलेक्ट कर पाती हैं। अब ये जो एडवांटेजेस देखिए रेडियो वेव्स और सिग्नल एम्पलीफिकेशन को लेकर के, अभी इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली आई टोल्ड यू कि ये सिग्नल, ये जो वेव्स है उसको डिटेक्ट कर दिए, उसके बाद उसको एम्पलीफाई भी कर सकती हैं जिससे कि स्टडी कर सके, उसको समझ सके, साइंटिस्ट जो है उसको स्टडी कर सके, ठीक है। तो रेडियो वेव्स हैव लार्ज वेवलेंथ्स and they can travel long distances without any kind of interruptions। तो रेडियो वेव्स जो है उनके लार्ज वेवलेंथ्स होते हैं और काफ़ी लंबा जो है डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। तो दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग फॉर अस बिकॉज वी कैन स्टडी इट in a very proper manner। So they are quite ideal for observing the celestial objects, जैसे कि behind the dust clouds जो हैं
डस्ट क्लाउड्स जो है उधर से जो वेव्स आ रही हैं, किसी भी तरीके का इंटरप्शन से उनको कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो वहाँ से जब ये होकर के आ रही हैं इसमें कलेक्ट हो रही हैं एंड उसको जो फर्दर एम्पलीफाई करके फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो कोशिश करके लिया जा रहा है। सो अल्टीमेटली जो है इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग, ये क्या कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड दैट कहाँ से ये आया, कितने दूर से आया, किस लेवल का है, क्या है, वो सारी चीज़ें जो है हमको पता चलती हैं। ओके, सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट आपका साइंस एंड टेक का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द विक्रम प्रज्ञान to return for another tryst with the moon. So चंद्रयान, विक्रम प्रज्ञान। so यहाँ पे चंद्रयान 3 लैंडर की बात हो रही है, रोवर की बात हो रही है। ओके, so चंद्रयान 3 लैंडर रोवर named after those in the previous mission, India's third moon exploration mission slated for mid July launch. So mid July में जो है इसको लॉन्च करने की बात हो रही है चंद्रयान 3। So this is really very good news for all of us. I hope that कि जो है सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। So it would be really very good news for us. So इंडिया का जो ये थर्ड मून एक्सप्लोरेशन मिशन है ये मिड जुलाई में जाकर के लॉन्च होगा। लास्ट टाइम जो है चंद्रयान 2 2019 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसरो इसको जो है प्लान कर रही है इन सारी चीज़ों को। ओके, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी समरी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। लेट्स चेक इट आउट। सो इंडिया जो है ये प्रिपेयर कर रही है मिड जुलाई में इसको लॉन्च करने के लिए, वो हो गया। नेक्स्ट है इन्होंने चंद्रयान 2 के ही बेसिस पे चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का सोचा है एंड लैंडर और रोवर का जो नेम है वही रखा जा रहा है। द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 विल बी नेम्ड विक्रम एंड आफ्टर विक्रम साराभाई, इनके नेम के ऊपर, एंड रोवर का नेम जो है वो प्रज्ञान दे रहे हैं। नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से कि जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और रोवर जो है उसका नाम प्रज्ञान है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैच द फॉलोइंग आ गया तो यू विल बी गॉन अगर ध्यान नहीं रहा तो। चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि विक्रम लैंडर जो है वो क्रैश कर गया था, ठीक है। इट वाज सपोज टू डू द सॉफ्ट लैंडिंग बट वो क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 जो है इट विल बी लॉन्च्ड अबोर्ड, उसको लॉन्च किया जाएगा LVM-3 रॉकेट जो है इसके द्वारा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ओके, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पे है। डू लेट मी नो, पता नहीं क्यों मैं भूल गई हूँ, आप ही बता दीजिए कहाँ पे है, ठीक है। सो LVM-3 रॉकेट जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। किसको लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है उसको लॉन्च करेंगे। अ प्रोपल्शन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन टू 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट जो मून के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर तक जो है लेकर के इसको छोड़ेगा। उसके बाद जो लैंडर है वो वहां से जाएगा एंड वो लैंड करेगा वहां पे। द rover will have payloads such as APXS and LIBS for conducting the scientific analysis। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा है मैम लोवर क्या है, ये सॉरी रोवर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लैंडर क्या है मैम समझ में नहीं आ रहा है। अरे सिंपल सी चीज है, ये देखिए दिस इज द लैंडर विक्रम जो कि लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसमें से उतरेगा ये रोवर दैट इज द प्रज्ञान एंड इट विल बी इक्विप्ड विथ ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करके एंड द इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उन सारी चीज़ों से इट विल बी सेंडिंग अलॉन्ग विद द पिक्चर्स एंड डिफरेंट वेरियस थिंग्स। सो ऑल दोज थिंग्स इट विल बी सेंडिंग। सो प्रज्ञान एंड द लैंडर। लैंडर क्या है? लैंडर इज अ स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल डिजाइन टू मेक द कंट्रोल्ड लैंडिंग। नाम से पता चल रहा है उसको लैंड करने में हेल्प करेगा। सो कंट्रोल्ड लैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी लाइक दैट ऑफ द प्लैनेट, लाइक मार्स और दैट ऑफ द मून, कहीं पे भी। अब रोवर की जब बात आती है तो रोवर क्या होता है, ठीक है।
रोवर की जब बात आती है तो रोवर होता है एक रोबोटिक व्हीकल जिसको डिप्लॉय किया जाता है लैंडर पे, एंड वो फर्दर जो है उतर करके उसको क्या कहता है, वो एक्सप्लोर करता है जो भी सेलेशियल बॉडी पे इसको उतारा गया है वहां पे वो एक्सप्लोर करता है उस सरफेस को कि क्या चीज़ें हैं एंड ऑल, एंड उसके हिसाब से जो है वो फर्दर उसको लेकर के साइंटिफिक स्टडी होती है. इट कैप्चर्स इमेजेस, कलेक्ट सैंपल्स, conduct experiments, so all these kinds of things actually happens. Okay, so right, अभी यहाँ पे जो है this is it related to our news analysis. I hope that you enjoyed it. आज जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया था, sorry for that, because NCERT की हमारी क्लास जो है आज वो स्टार्ट हुई थी तो lot of works were going on in the behind, so that's why. चलो कोई नहीं, सो कल से जो है आपको 7 बजे ये जो है एनालिसिस मिल जाया करेगी. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम.